हाय दोस्तों, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं यशवंत गौरव आपके सामने एनसीईआरटी सार संग्रह में साइंस सब्जेक्ट को लेकर उपस्थित हूं, जिसमें हमारा पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों, जिसको मैंने पूर्ण व्याख्या सहित आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, आज हमारा तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है या शीर्षक का नाम दोस्तों कहते हैं तो क्या है? पदार्थों का पृथक्करण। तो दोस्तों, हम कोई पदार्थ लेते हैं अपने यूज के लिए, अपने उपयोग के लिए लेते हैं, तो उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया, अशुद्धियों को पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? पदार्थों का पृथक्करण कहते हैं। तो अब ये पदार्थों का जो पृथक्करण है दोस्तों, उसमें कुछ विधियां होती हैं। पृथक्करण की कुछ विधियां होती हैं दोस्तों, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। जो पहली विधि हमारी है वो कौन सी विधि है? हस्तचयन विधि। तो दोस्तों, हस्तचयन विधि में देखा जाए तो हाथों से चुनने वाली विधि। दोस्तों, चावल होता है, गेहूं होता है। चावल और गेहूं में उपस्थित धूल के कण, मिट्टी के कण, पत्थर के कण, कंकड़ व छोटी छोटी लकड़ियों के कण भी हो सकते हैं। तो इन सभी अशुद्धियों को क्या करना? हाथ से निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हस्तचयन विधि कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं। चावल व गेहूं में उपस्थित मिट्टी के कण, मिट्टी के कण, मिट्टी के कण, पत्थर के कण, पत्थर के कण, कंकड़ व अन्य अशुद्धियों को, अन्य अशुद्धियों को, अशुद्धियों को हाथों से चुनने व निकालने की विधि को, निकालने को ही हस्तचयन विधि कहा जाता है दोस्तों। हस्तचयन विधि कहा जाता है, कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या है दोस्तों? बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों। क्या है? देखिए, चावल व गेहूं में उपस्थित जो मिट्टी के कण होते हैं, पत्थर के कण होते हैं, कंकड़ होते हैं या फिर लकड़ी के छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हाथों द्वारा चुनने की ही प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? हस्तचयन विधि कहलाती है। हस्तचयन विधि द्वारा चुनने के बाद हम उसको अपने उपयोग में लेते हैं। तो यही विधि है दोस्तों, हस्तचयन विधि। उसके बाद दोस्तों आपके सामने है थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग विधि क्या होती है दोस्तों? जब हमारी फसल पक जाती है, फसल पकने के बाद जब फसल सूखती है दोस्तों, तो सूखने के बाद जो डंडी हो, सूखी वाली डंडी और जो अनाज होते हैं, उनको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उन्हीं को हम कहते हैं थ्रेसिंग विधि। सूखी डंडियों को अनाज से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? थ्रेसिंग विधि कहते हैं। आइए देखते हैं। फसल के पकने के पश्चात, पकने के
पश्चात सूखी डंडी, सूखी डंडियों, सूखी डंडियों को अनाज से अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया को ही, अलग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं दोस्तों? थ्रेसिंग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग विधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? थ्रेसिंग विधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में ले लिया जाए दोस्तों, तो प्राचीन समय में जो फसलें होती थी, फसलों को इकट्ठा करके उस पे बैलों की जोड़ियों को या ढेर सारे बैल को उसी पे घुमाया जाता था। उनके पैरों से दबकर सूखी डंडियां और जो अनाज होते थे वो अलग हो जाते थे। तो धान की कुछ फसलें होती हैं, धान होती है दोस्तों, धान को हम क्या करते हैं? किसी फर्श पे या किसी ठोस लकड़ी पर पीटते हैं, पीट कर पुआल को और ये जो अनाज है धान को हम अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसे भी थ्रेसिंग विधि कहा जाता है। तो दोस्तों अब जो नवीन विधियां आ गई हैं, कुछ मशीनें आ गई हैं, आधुनिक युग में कुछ मशीनें आ गई हैं, जैसे कि थ्रेसर, कंबाइन, ये जो मशीनें हैं दोस्तों, इनके द्वारा थ्रेसिंग विधि का कार्य किया जाता है। इनके द्वारा फसल व जो सूखी डंडियां हैं और अनाज है उनको अलग किया जाता है दोस्तों। तो ये जो अलग करने की प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग विधि कहते हैं। जैसे मैं आपको कहें तो थ्रेसिंग विधि थ्रेसिंग कहते हैं। चलिए ये लिख देते हैं हम, कहते हैं। तो जैसे में देख लिया जाए, बैलों द्वारा, किसके द्वारा? बैलों के द्वारा। मैंने समझा दिया आपको कि बैलों के द्वारा कैसे करते हैं। उसके बाद आ जाइए तो पीट कर, जैसे अरहर हो गई दोस्तों, अरहर, सरसों, धान, इन सभी चीजों को जब हम पीट कर अलग करते हैं तो वह भी हमारे किसमें आता है? थ्रेसिंग विधि में आता है। फिर उसके बाद आए तो दोस्तों थ्रेसर आ गया है, थ्रेसर के बाद कंबाइन आ गया है। तरह तरह की मशीनें आ गई हैं दोस्तों, जिनसे हम क्या कर सकते हैं? अनाज को अपने अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा थ्रेसिंग विधि। ठीक, उसके बाद आए निष्पावन विधि पे। तो थ्रेसिंग विधि के बाद दोस्तों अनाज में कुछ भूसे या कुछ हल्की अशुद्धियां रह जाती हैं, धूल के कण रह जाते हैं, तो उनको हम किसी पात्र में भरकर हवा की विपरीत दिशा में क्या करते हैं? उड़ाते हैं। तो दोस्तों वह क्या होता है? जो भूसा होता है अनाज में और जो अशुद्धियां होती हैं, धूल के कण होते हैं, वह क्या होते हैं? हवा के साथ उड़ जाते हैं और हमारा अनाज भारी होने की वजह से वहीं पे नीचे गिर जाता है और उनसे पृथक हो जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं निष्पावन विधि दोस्तों। क्या कहते हैं? निष्पावन विधि किसे कहते हैं दोस्तों? तो निष्पावन विधि हवा में फसलों को उड़ाना, हवा में फसलों को किसी पात्र में लेकर उड़ाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? तो निष्पावन विधि कहा जाता है। जिससे उसमें उपस्थित धूल के कण और जो भूसा होता है, हल्का होता है, दूब के कण हो उसी में, भूसा हो, तो ये सारी चीजें उसमें से उड़ जाती हैं, यानी कि अनाज से पृथक हो जाती हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं दोस्तों? निष्पावन विधि कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो एनसीईआरटी की बुक है, ये कक्षा 6 की बुक है, इसे बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों। ये जो एक एक चैप्टर हम आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हो रहे हैं, जिसकी पूर्ण व्याख्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से एक एक प्रश्न का आना अनिवार्य होता है दोस्तों। तो इसको आसानी से समझिए और बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए और नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, ताकि आपका जो पेपर है वो आसानी से क्लियर हो सके दोस्तों। और ऐसे ही स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए आप हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही आपको क्या हो? मैटर उपलब्ध
होते रहे दोस्तों। तो अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। अगर अंत तक आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। मेहनत हमारी होगी, सफलता आपकी होगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या होता है निष्पावन विधि। निष्पावन विधि में दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया कि अनाज में उपस्थित भूसा व धूल कणों को हवा के माध्यम से अलग या पृथक करने के प्रक्रम या प्रक्रिया दोस्तों, प्रक्रम को निष्पावन विधि कहते हैं या निष्पावन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें अलग करने की कोई भी फसल हो, जैसे सरसों में भी होता है और धान में भी होता है, चावल में भूसी होती है उसको अलग किया जाता है, गेहूं में भूसा होता है उसको अलग किया जाता है। तो गेहूं में भूसे को अलग करने के लिए, धूलकण को अलग करने के लिए, चावल जब हम दराते हैं मशीन पे तो उसमें जो भूसी होती है उसे अलग करने के लिए, सरसों और दलहन को में जो अशुद्धियां रह जाती हैं उनको अलग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, निष्पावन विधि का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है चालन विधि। तो ये चालन विधि क्या है दोस्तों, तो चालन विधि में दोस्तों आटा होता है ना, जब हम आटा पिसाते हैं, चाहे मक्के का आटा पिसाएं, चाहे गेहूं का आटा पिसाएं, चाहे फिर चावल का आटा पिसाएं, तो जो आटा होता है दोस्तों, सूजी हो गई और इसी तरह से बेसन हो गया, तो इन सब में जो अशुद्धियां रह जाती हैं तो चालनी द्वारा उसे चाला जाता है। चालनी द्वारा उसे क्या किया जाता है दोस्तों, जब आप किचन में जाएंगे तो देखेंगे चालनी द्वारा उसे क्या किया जाता है, चाला जाता है दोस्तों। चालनी क्या होती है दोस्तों, करवा चौथ पर आप देखते होंगे, आपकी शादी हुई होगी तो आप करवा चौथ में देखते होंगे कि स्त्रियां चांद और अपने पति को, शौहर को क्या करती हैं, चलनी में देखती हैं। तो वही चलनी दोस्तों, वही चालनी, उसी चालनी द्वारा आटा में फंसी जो अशुद्धियां होती हैं उनको अलग किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, चालन विधि कहते हैं दोस्तों। तो चालनी का बड़ा महत्व है दोस्तों। चालनी के द्वारा ही करवा चौथ के समय स्त्रियां जो होती हैं अपने पति और शौहर को चांद के साथ देखती हैं। उस दिन तो पति की बहुत ज्यादा सेवा होती है। फिर उसके बाद क्या होती है, आप लोग खुद ही समझदार हैं दोस्तों। फिर आइए इसमें देखते हैं, तो इसमें चालनी का क्या काम है। तो आटा, अब ये आटा चाहे चावल का हो, लिख दे रहे हैं दोस्तों, चावल का आटा हो या गेहूं का आटा हो या फिर मक्के का आटा हो या फिर इसी में आदि लिख दे रहे हैं, आदि किसी का भी आटा हो, तो इसमें फंसी आटा में उपस्थित अशुद्धियों को चालनी द्वारा, चालनी या किताब में आपके कोष्टक में करके लिखा है छन्नी, चालनी द्वारा चाल कर अलग करने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं, चालन विधि कहते हैं, चालन विधि कहते हैं दोस्तों। तो ये हो गया चालन विधि। तो दोस्तों जब देखते हैं हम भवन निर्माण करते हैं, ये तो हो गया आपका अनाज में
कि अनाज से कैसे अशुद्धियों को अलग करते हैं। तो चालन विधि देखिए दोस्तों, जब हम भवन निर्माण करते हैं तो बालू में उपस्थित जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको भी अलग करने के लिए, उदाहरण में देख लिया जाए दोस्तों, तो बालू में उपस्थित बालू में उपस्थित कंकड़ पत्थर को भी अलग करने के लिए, उनको भी अलग करने के लिए हम चालन विधि का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे आते हैं, अगले नंबर पर जो है हमारा वो क्या है, अवसाधन व निस्तारण। तो दोस्तों अवसाधन और निस्तारण क्या होता है, तो देखिए समझते हैं दोस्तों। तो ये जो अवसाधन होता है ना, किसी मिश्रण में देखेंगे तो मिश्रण में जल को मिलाने पर, किसी मिश्रण में जल को मिलाने पर जो भारी अवयव होते हैं वो तली में बैठ जाते हैं। क्या होते हैं, तली में बैठ जाते हैं। तो तली में बैठने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, अवसाधन कहते हैं दोस्तों। उसी को क्या कहते हैं, अवसाधन कहते हैं दोस्तों। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए दोस्तों, हम थोड़ा सा जल्द ग्रहण कर लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अवसाधन क्या हुआ दोस्तों। अवसाधन जो आपका हुआ वह क्या हुआ, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों का तली में बैठ जाने का प्रक्रम, तली में बैठ जाने का प्रक्रम ही अवसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अवसाधन कहलाता है दोस्तों। इसका उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा या सुन लीजिए। तो जैसे होता है ना, अब पानी ले लें या मिट्टी ले लें, पानी और मिट्टी लेते हैं तो किसी गिलास में आप रख लीजिए और उसमें पानी को डाल के उसको घोल लीजिए बढ़िया से। जब आप घोलते हैं तो उसे कुछ समय के लिए रख दीजिए, उसे हिलाइए मत, उसे कुछ समय के लिए शांत रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो बालू के कण या मिट्टी के कण होंगे वह तली में बैठ जाएंगे। तो जो तली में बैठ जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अवसाधन कहते हैं, अवसाधन विधि कहते हैं उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, अवसाधन कहते हैं, जो तली में बैठ जाता है उसी क्रिया को। फिर उसके बाद देखें तो निस्तारण क्या है, तो जो अवसादित मिश्रण होता है दोस्तों, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए यानी कि मिट्टी और बालू जो था वो तली में बैठ गया, उसके बाद उसको बिना हिलाए क्या करना, किसी अन्य पात्र में पानी को उड़ेल लेना। किसी अन्य पात्र में क्या करना, पानी को उड़ेल लेना। तो उड़ेलने की जो प्रक्रिया है ये, उसी को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को किसी अन्य पात्र में अलग करने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा क्या कहते हैं,
निस्तारण कहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि अवसादन किसे कहते हैं और निस्तारण किसे कहते हैं। अवसादन जो तली में बैठ जाता है मिश्रण उसे कहते हैं, और उसके बाद बिना उसको अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए क्या करना, किसी अन्य पात्र में उसको उड़ेल लेना ही क्या कहलाता है, निस्तारण कहलाता है दोस्तों। तो ये दोनों हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, निस्तारण और अवसादन। तो फिर दोस्तों आपका बच जाता है निस्यंदन। निस्यंदन क्या होता है? तो निस्यंदन दोस्तों यह होता है तो जब हम चाय बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं या गुड़ का रस बनाते हैं, गुड़ का रस बनाते हैं या चीनी का शरबत बनाते हैं, तो दोस्तों जब ये बना लेते हैं तो मान लीजिए चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद छलनी जो चलनी होती है, चलनी द्वारा चाय की पत्तियों को अलग कर लेना ही निस्यंदन कहलाता है। चाय बनाने के पश्चात चाय की पत्तियों को चालनी द्वारा अलग कर लेना ही निस्यंदन कहलाता है। चाय बनने के पश्चात या फिर सीधे सीधे आप कह सकते हैं चाय से, एक मिनट, सीधे सीधे आप कह लीजिए तो चालनी द्वारा, चालनी या इसको किताब में आपके छन्नी लिखा है तो छन्नी, चालनी द्वारा चाय से, चालनी द्वारा चाय से चाय पत्तियों को, चाय की पत्तियों को पृथक करने का प्रक्रम ही क्या कहलाता है दोस्तों, निस्यंदन कहलाता है। ही क्या कहलाता है दोस्तों, निस्यंदन कहलाता है। तो जब हम चालनी द्वारा चाय को छानते हैं, किसके द्वारा, चालनी द्वारा जब चाय को छानते हैं तो चाय की जो पत्तियां चालनी में रुक जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। दोस्तों किचन में जाइएगा, चाय बनाइएगा तो आप चाय डायरेक्ट नहीं पी लेते हैं दोस्तों, चालनी द्वारा चाय की पत्तियों को छान लेते हैं। तो चालनी द्वारा जो चाय की पत्तियां छान रहे हैं, जो चाय की पत्तियां चालनी में रुक गई हैं, उसी को हम निस्यंदन कहते हैं दोस्तों। आप प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा दोस्तों, तो जिंदगी भर के लिए वो आपको याद हो जाएगा। चाय एक बार जरूर बनाइएगा दोस्तों और हमें भी पिलाइएगा दोस्तों, चाय बनाइए और हमें भी पिलाइए और प्रयोग कर लीजिए आपका निस्यंदन क्या होता है दोस्तों। चाय की चुस्कियों का मजा भी और हमारे पढ़ने का प्रयोग भी, दोनों एक साथ हो जाएगा दोस्तों और आपको कंठस्थ भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद आया है हमारा क्या, वाष्पन। उसके बाद क्या बचा है दोस्तों, वाष्पन। तो ये वाष्पन क्या होता है दोस्तों, तो वाष्पन क्या होता है, जल को गर्म करने पर, जल को गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित होने की जो क्रिया है उसी को वाष्पन कहा जाता है। जब हम जल को गर्म करते हैं तो जो जल होता है वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो वाष्प में परिवर्तन होने की जो क्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वाष्पन कहते हैं। आइए देखते हैं, जल को गर्म करने पर वाष्प परिवर्तन को ही वाष्पन कहा जाता है। वाष्पन कहा जाता है या दोस्तों वाष्पन कहते हैं, तो ये हो गया वाष्पन। तो वाष्पन का हमारे जीवन में क्या महत्व है दोस्तों, जब हम देखें
समुद्री लवण समुद्र का जो जल होता है वो लवणीय होता है। तो देखेंगे दोस्तों नमक का निर्माण कैसे होता है। तो नमक का निर्माण भी वाष्पन द्वारा होता है दोस्तों। अब कहेंगे कैसे होता है। तो समुद्र के किनारे जो ज्वार और भाटा आता है दोस्तों, समुद्र की जो लहरें आती हैं पानी की, वही ज्वार भाटा होता है। तो समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं। वहां जो लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, या वहां के जो नमक बनाने के मजदूर होते हैं, वो क्या करते हैं, समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं। ऐसे छोटी छोटी क्या करते हैं, क्यारियां बना देते हैं दोस्तों। अब इन क्यारियों में जब ज्वार आता है तो जल भर जाता है। जल क्या होता है, भर जाता है। और समुद्र का जो जल होता है वो बहुत लवणीय होता है। कैसा होता है, खारा होता है, लवणीय होता है। जब भर जाता है दोस्तों तो सूर्य के प्रकाश द्वारा जल का वाष्प हो जाता है, जल का वाष्पन हो जाता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है जल को क्या करता है, वाष्पित कर देता है, वाष्पित कर देता है। तो वाष्पित करने के बाद उसमें क्या, क्यारियों की तली में नमक जो होता है वो बच जाता है, जल का वाष्पन हो जाता है। क्या होता है, जल का वाष्पन हो जाता है और नमक जो होता है उसकी तली में बैठ जाता है। तो दोस्तों इस विधि द्वारा यानी कि वाष्पन विधि द्वारा ही नमक बनाया जाता है, समुद्र के जल से नमक बनाया जाता है। तो दोस्तों हमने बता दिया आपको कि नमक कैसे बनाया जाता है। तो वाष्पन विधि द्वारा बनाया जाता है। समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उसमें जब ज्वार आता है जल भर जाता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा क्या होता है, वो जो जल होता है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो वाष्प में परिवर्तित होने की जो क्रिया है उसी को हम वाष्पन कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो दोस्तों यह भी एक पृथक्करण की विधि है, यह भी एक पृथक्करण की क्या है दोस्तों, विधि है। तो दोस्तों हम हट जा रहे हैं, आप क्या कीजिए, इन सभी मैटर का जो महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल है आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका आप नोट्स बनाते चलिए, ताकि दोस्तों ये सारी चीजें आपको एक ही पेज पर मिल सके। नहीं तो दोस्तों आप कहां कहां ढूंढेंगे, कहां मेहनत करेंगे। मेहनत हमें करने दीजिए, सफलता आप लीजिए। बस हमारे साथ बने रहिए और कोई शुल्क नहीं देना है दोस्तों, बस आपको सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है दोस्तों। शेयर करने से हमारा और जो हमारी टीम है उसका मनोबल बढ़ेगा, उसका मनोबल बढ़ता है दोस्तों। और साथ ही हम क्या होते हैं, ऐसे जो स्टडी मटेरियल है, बेहतरीन स्टडी मटेरियल को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित होते हैं दोस्तों। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।